नमस्ते, जय हिंद आप सभी को। आज हम टेस्ट ले रहे हैं अगला, और मैंने आपको पहले ही टॉपिक बता दिए थे जो व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनको टॉपिक बताए थे मैंने। वैदिक काल और प्रस्तावना संविधान की और भारत के भौतिक प्रदेश, इन 3 टॉपिकों का टेस्ट हमने 2 दिन पहले ही बता दिया था। तो आज हम उस टेस्ट को शुरू करते हैं। हमें रीट किया का एग्ज़ाम सितंबर प्रथम सप्ताह में मानते हुए तैयारी करनी है। अगला टेस्ट कौन सा होगा ये भी मैं बता देता हूँ। अगला टेस्ट कल या परसों होगा, और वो होगा हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता के साथ वैदिक सभ्यता के भी कुछ प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, आर्यों के मूल स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है। यानी आर्यों का मूल स्थान के बारे में हमने पढ़ा है कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार कहाँ के थे। तो उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं हमें देखना है। ए है मैक्स मूलर, मध्य एशिया। बी है अविनाश चंद्र दास, सप्त सैंधव प्रदेश। सी है बाल गंगाधर तिलक, उत्तरी ध्रुव। और डी है दयानंद सरस्वती के अनुसार देविका प्रदेश। 4 हैं आपके पास, 20 सेकेंड है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बीस सेकेंड है आपके पास, 10 सेकेंड हो चुके हैं। सही उत्तर है डी। ठीक है, डी सुमेलित नहीं है क्योंकि दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे, तिब्बत के निवासी थे। और दयानंद सरस्वती ने ये बात किसमें लिखी है, अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में। किसमें, सत्यार्थ प्रकाश में। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो पहले से टेस्ट देते आ रहे हैं कई बच्चे हैं। तो कैसे करना है, आपको एक रफ पेज लेना है, पेज पर लिखना है क्वेश्चन नंबर, दूसरा कॉलम बनाना है माय आंसर, तीसरा कॉलम बनाना है रियल आंसर, और लास्ट में सही गलत वाला चौथा कॉलम बना करके चेक करके यूट्यूब पर कमेंट करना है। जो मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते रहे हैं और कर देंगे कि कितने सही हैं उनके, टेलीग्राम पर भी। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर डी है क्वेश्चन नंबर 1 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसमें आहुति संबंधी सूत्र समाहित है। कौन से वेद में आहुति संबंधी सूत्र समाहित है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। आपके पास 20 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 2, 20 सेकेंड। आहुति संबंधी सूत्र। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर है डी यजुर्वेद। सही उत्तर क्या है, डी यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ, यज्ञों की आहुतियों से संबंधित वर्णन मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का उत्तर भी क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से गलत कथन है। यम तथा नचिकेता संवाद कठोपनिषद में मिलता है। बी है आपके सामने याज्ञवल्क और मैत्रेयी, मैत्री की जगह मैत्रेयी कर देना, याज्ञवल्क और मैत्रेयी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। सी, अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और डी, ऋग्वेद में घोड़े का उल्लेख 225 बार हुआ है। आपके पास में 40 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको देना है। 40 सेकेंड है आपके पास।
क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर है डी। ऋग्वेद में घोड़े का उल्लेख 225 बार नहीं हुआ है, 215 बार हुआ है। गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है, 176 बार गाय का उल्लेख हुआ है, ठीक है। और वृषभ का उल्लेख 170 बार, 170 बार हुआ है, ये याद रखना है। गाय का उल्लेख कितनी बार? 176 बार। घोड़े का उल्लेख ज़्यादा हुआ है गाय की अपेक्षा, घोड़े का उल्लेख 215 बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर है डी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है? यानी आर्य ऋग्वेदिक काल में अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में निवास करते थे, इसकी जानकारी वहाँ के नदियों का उल्लेख मिला है ऋग्वेद में, उससे प्राप्त होता है। तो इसमें से कौन सी नदियाँ ऐसी हैं जो अफगानिस्तान में, आप बताएं इसके बारे में। ए अस्किनी पारुष्णी, बी शतुद्री सिंधु, सी सुवास्तु गोमती, डी सदानीरा वितस्ता। आपके पास 30 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर है सी सुवास्तु और गोमती, ठीक है। ये अफगानिस्तान की नदियाँ थी। चले आगे, चलो। अस्किनी किस नदी को कहते थे? चिनाब को। परुष्णी किस नदी को कहते थे? रावी को। सदानीरा किस नदी को कहते थे? गंडक को। वितस्ता किस नदी को कहते थे? झेलम को। ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? चौथे का उत्तर सी हो गया था। 5वें का उत्तर दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? आपके पास में 20 सेकेंड है। दशराग्य युद्ध सही उत्तर है बी परुष्णी। सही उत्तर क्या है? बी परुष्णी। परुष्णी का नाम वर्तमान में क्या है? रावी नदी के किनारे दशराग्य युद्ध हुआ था। भरत जन के राजा सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा दिया था और वशिष्ठ को पुरोहित बना लिया था, इस वजह से ये युद्ध हुआ था। एक तरफ भरत जन और कुछ अन्य जन उसके साथ शामिल थे, दूसरी तरफ 10 जन शामिल थे। दशराग्य युद्ध, सामने कितने जन थे? 10 जन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, इस युद्ध में आर्यों ने भी हिस्सा लिया था और अनार्यों ने भी हिस्सा लिया था। ध्यान रखना है, दशराग्य युद्ध में आर्यों और अनार्यों दोनों ने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, 5 का उत्तर हो गया बी। 6 का उत्तर अयोध्या का उल्लेख, किसका? अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है ए रामायण में, बी महाभारत में, सी ऋग्वेद में और डी अथर्ववेद में। इसलिए ये जोड़ा है प्रश्न, क्योंकि वर्तमान में अयोध्या काफ़ी चर्चित है। पिछले 1-1.5 साल से राम मंदिर निर्माण से संबंधित फैसला आया तब से, तो पूछा जा सकता है प्रश्न। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है रामायण, बी महाभारत, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। आपके पास में 20 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 6, 20 सेकेंड है आपके पास। सही उत्तर है डी अथर्ववेद। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, ये ध्यान रखना है। भावुक होकर रामायण नहीं कर देना, है ना। अयोध्या का पहली बार उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, वेद है एक तरफ, दूसरी तरफ उनके ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पढ़ लीजिए। ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण, बी सामवेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण, सी यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और डी अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। आपके पास 40 सेकेंड है।
क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है बी। ठीक है, क्यों? तैत्तिरीय ब्राह्मण तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? मैंने आपको ट्रिक से बताया था, ये री को यष्टे साप जेश अगो, ट्रिक से क्लास में पढ़ाया है ये मैंने, ठीक है ना। तो सामवेद का क्या बताया? साप जेश, पंचविश, षडविश और जैमिनीय, ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 7वें का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एशिया माइनर के बोघज कोई अभिलेख से निम्नलिखित में से किन देवताओं का उल्लेख प्राप्त होता है? बोघज कोई अभिलेख में किन देवताओं के नाम मिलते हैं, है ना। ये आपके सामने इंद्र, वरुण, मित्र और सोम, बी इंद्र, वरुण, मित्र और अग्नि, सी इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, और डी इंद्र, मित्र, सोम और वरुण। आपके पास में आराम से लिख करिए, आपको 1 मिनट मिल रहा है इसमें। सही उत्तर है सी, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। बोघज को यह अभिलेख एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है और इस अभिलेख से हमें 4 वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ठीक है, तो 8वें का उत्तर सी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से गलत कथन है। ए, ऋग्वेद में दुंदुभी युद्ध का वाद्य यंत्र था। बी, ऋग्वेद में कन्या को विदाई के समय जो धन उपहार में दिया जाता था उसे वहतु कहते थे। सी, ऋग्वेदिक समाज में नियोग प्रथा एवं विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था, है ना। ऋग्वेदिक समाज में नियोग प्रथा एवं विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था। और डी, ऋग्वेद में किसान के लिए करीश शब्द का प्रयोग हुआ है। आपके पास में 40 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है डी, ऋग्वेद में करिश शब्द का प्रयोग किसान के लिए नहीं हुआ है, गोबर की खाद के लिए हुआ। करिश शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गोबर की खाद के लिए हुआ है। नेक्स्ट, 9 का उत्तर डी हो गया। 9, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, देवकी के पुत्र के रूप में कृष्ण का पहली बार उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? ए, छांदोग्य उपनिषद, बी बृहदारण्यक उपनिषद, सी कठोपनिषद, डी श्वेताश्वतर उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। आपके पास 20 सेकेंड है। सही उत्तर है ए, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में पहली बार देवकी के पुत्र के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चल नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पहली बार चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? प्रश्न को थोड़ा सही कर लेना। पहली बार चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 11, पहली बार चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? ए, जाबाल उपनिषद, बी मांडुक्य उपनिषद, सी मुंडकोपनिषद, डी छांदोग्य उपनिषद। 20 सेकेंड है आपके पास। सही उत्तर है ए, जाबाल उपनिषद। सही उत्तर है 11वें का ए, जाबाल उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 12,
और 13। 12वां है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे देवताओं का पुरोहित माना गया है? ए अग्नि, बी बृहस्पति, सी वरुण, डी इंद्र। देवताओं का पुरोहित। आपके पास 10 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है बी बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है बी बृहस्पति। अग्नि को अतिथि देवता कहा जाता था। अग्नि को क्या कहा जाता था? अतिथि देवता कहा जाता था। युद्ध के देवता इंद्र को माना गया है। जल देवता वरुण थे और बृहस्पति देवताओं के पुरोहित माने गए हैं। ध्यान रखना है, 12वें का उत्तर बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में नदी तमा, देवी तमा कहा गया है? ए सिंधु, बी सरस्वती, सी वितस्ता, डी सदा नीरा। आपके पास 10 सेकंड है। नदी तमा, देवी तमा, 10 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर है डी सरस्वती। ठीक है, सरस्वती नदी को देवी तमा, नदी तमा कहा गया। सिंधु नदी को हिरण्या कहा गया। ये ध्यान रखना, सिंधु नदी से सोना प्राप्त होता था, इसलिए सिंधु नदी को हिरण्या भी कहा गया है। सदा नीरा नदी, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ये आर्यों की पूर्वी सीमा हो जाएगी। वितस्ता नदी झेलम नदी को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14, 13वें का उत्तर क्या होगा? बी 14। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? ए विश्वामित्र, बी वशिष्ठ, सी अत्रि और डी संदीपनी। 10 सेकंड है आपके पास। भरत जन का पुरोहित कौन था दशराज्य युद्ध में? बता चुका हूं पहले ही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर है बी वशिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 15, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? वेदांग कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 15, वेदांग कितने हैं? 10 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 15, 10 सेकेंड है आपके पास। वेदांगों की संख्या, उत्तर है डी 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये क्या है? 6 वेदांग हैं। ठीक है, वेदांग कितने हैं? 6। वेदों की क्लिष्ट भाषा को सरल भाषा में समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई है। वेदांग 6 है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद की रचना कहाँ पर हुई? ए गंगा नदी के तट पर, बी पंजाब में, सी सप्त सिंधु प्रदेश में और डी सदा नीरा नदी के तट पर। आपको 2 उत्तर लग रहे होंगे, लेकिन दोनों में भी ज़्यादा कौन सा सही है ये देखना है आप। इन चारों में से बहुत ज़्यादा सही कौन सा है? ऋग्वेद की रचना कहाँ पर हुई? क्वेश्चन नंबर 16, आपके पास 30 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर है सी सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है, किस नदी के किनारे हुए पूछा तो होगा सरस्वती नदी के किनारे ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। आर्यों की प्राचीनतम रचना ऋग्वेद। प्राचीनतम रचना सामान्य रूप से भी कौन सी मानी जाती है? प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। उसका समकालीन ग्रंथ एक और प्राचीन माना जाता है, वो कौन सा है? जैन अवेस्ता, पारसियों का है वो। ये 2 प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं, ध्यान में रख लेना है। ऋग्वेद में मंडल कितने? 10। सूक्त कितने? 1028। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में हमें एकम सद विप्रा बहुधा वदंती,
उक्ति मिलती है, जिसके अनुसार क्या है, एकेश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद के दर्शन होते हैं। एकेश्वरवाद मतलब उसमें क्या कहा गया है, सत्य एक ही है लेकिन विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में हमें कम सद विप्रा बहुधा वदंती उक्ति प्राप्त होती है। ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है, एकेश्वरवाद के दर्शन होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर हो गया सी सप्त संदेह प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, वैदिक काल में पालागल क्या था? ए संदेशवाहक, बी कोषाध्यक्ष, सी राजमहल का मुख्य अधिकारी और डी कर संग्राहक। आपके पास में 15 सेकेंड है। सही उत्तर है 17 का ए संदेशवाहक। पालागल शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ए संदेशवाहक के लिए। एक बात ध्यान रखना, ऋग्वैदिक काल में युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग हुआ है। कई शब्द हैं जो गाय से जुड़े हुए हैं, इसलिए क्योंकि गाय ऋग्वैदिक आर्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, बहुत ही पवित्र भी मानी जाती थी गाय ऋग्वैदिक आर्यों के लिए। इसलिए कई शब्द हैं जिनका उपयोग होता है और वो गाय जैसे नजर आते हैं, मतलब गाय से ही उन शब्दों का उद्भव हुआ है ना। तो गविष्ठी शब्द युद्ध के लिए प्रयोग हुआ है ऋग्वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 18, पांचाल जनपद का आविर्भाव निम्न में से किन दो जनों के विलय से हुआ? ऋग्वैदिक काल में जन थे, उत्तर वैदिक काल में जन से जनपद बने, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनपद से महाजनपद बने और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे, जिनकी सूची हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। ये चीज ध्यान में रखनी है। यहाँ प्रश्न है, पांचाल जनपद का आविर्भाव निम्न में से किन दो जनों के विलय से हुआ है? तुर्वश एवं प्रीवी, बी कुरु एवं भरत, सी भरत एवं कुरु, डी कुरु एवं प्रीवी। आपके पास 30 सेकेंड है। ट्रिक से बताया था क्लास में मैंने। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर है ए तुर्वश एवं क्रीवी। तुर्वश एवं क्रीवी जनों से मिलकर पांचाल जनपद बना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। अब आ जाते हैं हम जियोग्राफी, अपने पॉलिटिकल साइंस में। अब आते हैं हम पॉलिटिकल साइंस में। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ो। आपके पास में 1 मिनट है पूरा। पेपर थोड़ा सा टफ है पॉलिटिकल साइंस का, लेकिन हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत में आप अपनी तैयारी का लेवल बढ़ाएं, इसके लिए क्वेश्चन इस तरीके से डाले गए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? यानी इनमें से कौन सा शब्द पहले आता है, फिर उसके बाद ये देखना है आपको। समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता। आपके पास में 1 मिनट है। एक मिनट है आपके पास में, आराम से आप कर लीजिए इनको। देख लीजिए आप इसको, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि पहले कौन सा शब्द आता है। सही उत्तर है इसका, देखो पहले आता है न्याय शब्द आता है। कौन सा आता है? न्याय शब्द आता है। ठीक है, उसके बाद न्याय के बाद कौन सा आएगा? स्वतंत्रता। न्याय के बाद कौन सा आएगा? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बाद कौन सा आएगा? समता यानी समानता। और चौथे नंबर पर कौन सा आएगा? बंधुता। यानी 19वें का सही उत्तर है बी। सही उत्तर कौन सा है? बी। 19वें का सही उत्तर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। पहले न्याय, ठीक है, फिर समानता, फिर स्वतंत्रता और फिर पहले न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समानता, फिर बंधुता। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना, ये प्रस्तावना के लाइनें जहाँ तक हो हमें याद कर लेनी है। प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर इस तरीके से आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है? आपके पास 30 सेकेंड है। पंथ निरपेक्षता, प्रतिष्ठा, उदारवादी और संप्रभु, इन चार में से कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है? सही उत्तर है सी, उदारवादी। उदारवादी शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं हुआ है। पंथ निरपेक्षता का हुआ है, प्रतिष्ठा का भी हुआ है, संप्रभु का भी हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, यानी 20 का उत्तर सी, 21। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? यानी कौन सा उद्देश्य संविधान की उद्देशिका में समाहित नहीं है? ए, विचार की स्वतंत्रता, बी, आर्थिक स्वतंत्रता, सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डी, विश्वास की स्वतंत्रता। आपके पास में 30 सेकेंड है। तीस सेकेंड है आपके पास में। इसका क्वेश्चन नंबर 21, 30 सेकेंड है। इक्कीस का सही उत्तर है बी, आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, संविधान में आर्थिक शब्द तो मिलता है लेकिन वो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, न्याय की बात में है ना। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और न्याय, 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसलिए 21वें का सही उत्तर होगा बी, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इजी क्वेश्चन है। कौन से शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए? कौन से शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? ये 42वां संविधान संशोधन है, उसे मिनी संविधान भी कहा जाता है और यह 1976 में हुआ जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ए, समाजवादी व लोकतंत्रात्मक, बी, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता व अखंडता, सी, समानता व बंधुता, डी, न्याय व स्वतंत्रता। आपके पास में 30 सेकेंड है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 30 सेकेंड है आपके पास। सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 22 का बी। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्षता व अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए।
अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? केवल एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, चलो एक बात ध्यान रखना, प्रस्तावना संविधान का अंग है, यह केशवानंद भारतीवाद में पहली बार स्वीकार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। यह किसका कथन है कि यह प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है? इस संविधान की जड़ें, इसकी अभिसत्ता, इसकी प्रभुसत्ता जन साधारण में निहित है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 23। 22 का उत्तर हमने बता दिया है बी। अब एक क्वेश्चन नंबर 23, आपके पास 30 सेकेंड है। आता हो तो करें, रीट वालों को तो करना ही है क्योंकि कोई माइनस मार्किंग नहीं है। बाकी आता हो तो करें, अन्यथा छोड़े। जो क्वेश्चन हमने जीवन में कभी नहीं देखा है उसके ऊपर रिस्क नहीं लेनी है। जहां हम दो में कंफ्यूज है, आपको पता है कि हाँ ये दो तो पक्का इसका उत्तर नहीं है, ये दो है, इनमें से हो सकता है, तो रिस्क लेनी है, अन्यथा रिस्क नहीं लेनी है जहां माइनस मार्किंग हो। क्वेश्चन नंबर 23 सही उत्तर है ए, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। 23 का उत्तर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 24, किस वाद में कहा गया उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है किंतु वह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है? ए, बेरूबारी यूनियनवाद। बी, एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ। सी, इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण। डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, आपके पास 30 सेकेंड है, उत्तर देना है आपको 30 सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर है ए, बेरूबारी यूनियनवाद में कहा गया है कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है किंतु वह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ठीक है, ये बेरूबारीवाद में कहा गया। वर्तमान में क्या माना जाता है? संविधान का प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, संविधान का भाग है, केशवानंद भारती बात के बाद से। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने संविधान की उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? संविधान की प्रस्तावना को किसने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? आपके पास में 30 सेकेंड है। पंडित गोविंददास, भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, हंसा मेहता। 30 सेकेंड है, अपना उत्तर माय आंसर में लिख लेवे। क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर है सी, के.एम. मुंशी। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने उद्देशिका की तुलना प्राचीन नाटकों के नांदी पाठ से की है? निम्नलिखित में से किसने उद्देशिका की तुलना प्राचीन नाटकों के नांदी पाठ से की है? ए, ठाकुरदास भार्गव। बी, हंसा मेहता। सी, वी.एन. गाडगिल और डी, आचार्य जे.बी. कृपलानी। आपके पास में 30 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 26, आपके पास में 30 सेकेंड है। सही उत्तर है 26 का सी, वी.एन. गाडगिल। सही उत्तर क्या है? वी.एन. गाडगिल। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं अब हम। 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27, गलत कथन कौन सा है? आपको देखना है इसमें से गलत कथन कौन सा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। सी, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता
और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हैं। और डी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में शासन की सर्वोच्च शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। आपके पास में 1 मिनट है, आराम से इत्मीनान से पढ़ करके जवाब दें। एकदम इजी क्वेश्चन है, बस ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है आपको। प्रस्तावना को एक बार ढंग से पढ़ लो, कई क्वेश्चन प्रस्तावना के सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर है डी। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत में शासन की सर्वोच्च शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित नहीं है, भारत की जनता में निहित है। इसीलिए प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, यानी संविधान का निर्माण हम भारत के लोगों ने किया है, भारत के लोगों के प्रतिनिधियों ने किया है। और शासन की शक्ति किसमें निहित है? जनता में, भारत की जनता में निहित है, ये ध्यान रखना है। सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता में निहित है। क्वेश्चन नंबर 28, 7 का उत्तर डी 28। भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है ए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी, भारत में संसदीय शासन नहीं है। सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। डी, भारत राज्यों का संघ है। गणराज्य शब्द का अर्थ इनमें से किससे स्पष्ट होता है? 30 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 28 सही उत्तर है सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसका अर्थ है कि भारत क्या है? गणराज्य। कैसे भारत गणराज्य है? क्योंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर के जनता द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है ना, हमारा राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, वो वंशानुगत नहीं है। जैसे अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। तो ऐसा नहीं है कि रामनाथ कोविंद के बेटे ही अगले राष्ट्रपति होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए भारत क्या है? गणराज्य, क्योंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता है, इसलिए भारत क्या है? गणराज्य है। ब्रिटेन में राजा वंशानुगत होता है, इसलिए ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। ब्रिटेन में क्या है? राजतंत्र है, क्योंकि वहाँ राजा के बाद राजा है ना। हालांकि व्यावहारिक में वहाँ पर भी लोकतंत्र है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से तो वहाँ क्या है? राजतंत्र ही है। कहाँ? ब्रिटेन में। भारत में, भारत एक गणराज्य है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का गलत कथन कौन सा, ये देखना है। भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। मिनिकोय द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। 29, 4 ऑप्शन कौन सा गलत है? आप के पास 30 सेकेंड है। ट्वेंटी 29 का सही उत्तर है सही उत्तर है डी। ठीक है, रामेश्वरम है वह मिनिकोय द्वीप पर नहीं स्थित है, पंबन द्वीप पर स्थित है। रामेश्वरम कौन से द्वीप पर स्थित है? पंबन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम का संबंध रहा है रामेश्वर से, है ना। दक्षिण भारत में स्थित है। एक और बात, भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है। लद्दाख वर्तमान में काफ़ी चर्चित है। एक तो लद्दाख को केंद्र शासित लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। दूसरा, लद्दाख की जो पोगांग सो झील है उसको लेकर के अभी विवाद चल रहा है, यानी पोगांग सो झील के आसपास भारत ने सड़कों का निर्माण कर दिया है और चीन उस पर आपत्ति कर रहा है, सेना वगैरह भेज रखी है, तनाव चल रहा है। तो पोगांग सो झील कहाँ है? ध्यान रखना है, लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। ऑप्शन में जम्मू कश्मीर आ जाए तो अब जम्मू कश्मीर नहीं मानना है,
पुरानी किताबों में हो सकता है जम्मू कश्मीर दे रखा हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ऑप्शन में जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों आए तो उत्तर क्या होगा? लद्दाख। पोगांग सो झील कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी? अनाईमुड़ी है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि रामेश्वरम पंबन द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित झील है। ए चिल्का, बी पुलिकाट, सी वेम्बनाड, डी कोविंद सागर झील। कौन सी इसमें से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है? क्वेश्चन नंबर 30 सेकेंड है आपके पास। सही उत्तर है बी पुलिकट झील। पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, याद रखना है। कोरोमंडल तट है वहाँ। दूसरा, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी लेगुन झील है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। और वेम्बनाड झील केरल में है। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से गलत कथन है। चुंबी घाटी भारत, नेपाल व चीन तीनों के मिलन बिंदु पर स्थित है। बी फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सी शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। और डी कंबम घाटी तमिलनाडु में स्थित है। कंबम घाटी तमिलनाडु में स्थित है। 4 है, कौन सा गलत है? आपके पास 1 मिनट है, हम घड़ी लेकर बैठे हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ये गलत कथन वाले इसलिए लिए हैं क्योंकि कोई भी अधिकांश महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आ भी जाए और सही तथ्य कौन से है वो भी आपके पास पहुंच जाए। यानी एक प्रश्न से आपके 4 क्वेश्चन तैयार होंगे। फूलों की घाटी, शांत घाटी कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। चुंबी घाटी भी पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर है ए। ठीक है, सही उत्तर ए है, क्योंकि ये कथन गलत है। चुंबी घाटी भारत, नेपाल और चीन नहीं, बल्कि भारत, भूटान और चीन के मिलन बिंदु पर स्थित है। भारत, भूटान और चीन के मिलन बिंदु पर स्थित है चुंबी घाटी। डोकलाम जो विवाद हुआ था उस वक्त चुंबी घाटी भी चर्चित रही थी। क्वेश्चन नंबर 32, लिपुलेख दर्रा वर्तमान में यहाँ लिपुलेख दर्रे से होकर सड़क मार्ग का निर्माण हुआ है, इसलिए बहुत चर्चित है। इस वजह से भी चीन है वो तिल मिलाया हुआ है। लिपुलेख दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? तीस सेकेंड, इंपॉर्टेंट है बहुत। लिपुलेख दर्रा बहुत प्रसिद्ध रहा, अभी वर्तमान में चर्चित है। कौन से राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 32 सही उत्तर है बी उत्तराखंड। उत्तराखंड के दर्रे कौन कौन से हैं? ट्रिक है उसकी, नीलिमा, कुमारी, थकी उत्तर में, नी से नीति, ली से लिपुलेख, मा से माना। कुमारी मतलब कुमायूं श्रेणी, हिमालय की कौन सी श्रेणी में है ये दर्रे? कुमारी श्रेणी में। और हिमालय अपने उत्तराखंड का चौथा दर्रा, मैंने क्या बोली ट्रिक, नीलिमा थकी, नीलिमा कुमारी थकी उत्तर में, थकी यानी थांगला ला दर्रा। एक और कौन सा दर्रा है? थांगला ला दर्रा।
ठीक है, 4 दर्रे, नीलिमा, नीलिमा, कौन सा, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और थांगला ला दर्रा उत्तर में थकी यानी उत्तराखंड में है। ठीक है, और कुमारी मतलब कुमायूं हिमालय में है। ये चारों दर्रे कौन से, हिमालय की कुमायूं श्रेणी में है, कुमायूं हिमालय। ठीक है ना, चारों दर्रे। ठीक है, उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा याद रखना है। यहाँ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण किया गया है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर बी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ दर्रा दे रखा है, एक तरफ राज्य दर्रा है, देख लो आपको कौन राज्य दे रखा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बोमडिल्ला डीफू अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग उत्तराखंड, बुर्जिल जम्मू कश्मीर और नाथुला सिक्किम। 30 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 33, 30 सेकेंड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर है बी, क्योंकि रोहतांग दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। अभी उत्तराखंड के 4 दर्रे में बता दिया था आपको। रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। नाथुला, जो नाथुला कहाँ है, जलेपला और नाथुला दोनों सिक्किम में है। महत्वपूर्ण दर्रे नाथुला और जलेपला कहाँ है, सिक्किम में। बोमडिला डीफू कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। बुर्जिल, जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा। ठीक है, बी का क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर है बी। रोहतांग दर्रा उत्तराखंड में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 34, लोकतक झील किस राज्य में स्थित है। आपके पास 30 सेकेंड है। ए मणिपुर, बी असम, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। इजी क्वेश्चन है बहुत, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो लोकतक झील सही उत्तर है ए, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 34 सही उत्तर है ए, मणिपुर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ए, राकापोशी, बी, माउंट एवरेस्ट, सी, नामचा बरवा और डी, गॉडविन ऑस्टिन। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। 30 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर, 10 सेकेंड और दिए चलो। सही उत्तर है डी, गॉडविन ऑस्टिन। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी भी गॉडविन ऑस्टिन। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, नेपाल में है, और चीन इस पर दावा जता रहा है ना। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ये तो गॉडविन ऑस्टिन तो ट्रांस हिमालय की। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत में, कंचनजंगा। कौन सी है, कंचनजंगा। ये फैक्ट याद रखना इस तरीके से, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका भाग है। ए, हिमालय का, बी, उत्तर के विशाल मैदान का, सी, ट्रांस हिमालय का और डी, दक्कन के पठार का। आपके पास 30 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 36, 30 सेकेंड। थर्टी सिक्स का सही उत्तर है 36
36 का सही उत्तर है डी, दक्कन के पठार का हिस्सा है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, जो पूर्वी भारत में पूर्वोत्तर का हिस्सा है। ये गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ है ना, ये दक्कन के पठार का हिस्सा है, याद रख लेना, हिमालय का हिस्सा नहीं है। गलती कई बच्चे कर चुके हैं, ये प्रश्न आया जब भी आया है, हमें ध्यान रख लेना, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ दक्कन के पठार का हिस्सा है। ऑप्शन में हिमालय जरूर आएगा, लेकिन किसका हिस्सा है? दक्कन के पठार का। क्वेश्चन नंबर 37, 36 का उत्तर क्या होगा? डी, 37। निम्न में से भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला, ये 4 पर्वतमालाएं दे रखी, कौन सी दक्षिणतम है? ए नीलगिरी, बी अन्नामलाई, सी कार्डामम पर्वतमाला और डी नल्लामलाई पर्वतमाला। 30 सेकेंड है आपके पास। सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 37, सही उत्तर है सी, कार्डामम हिल्स या कार्डामम पहाड़ियाँ हैं, वह दक्षिणतम पर्वतमाला है भारत की इन 4 में से। ये ध्यान में रख लेना है, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप YouTube चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जय हिंद जीत नाम से। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का कौन सा प्राकृतिक विभाग प्राचीनतम है? ये हमारे 4 भौतिक प्रदेश दे रखे हैं, उनमें से कौन सा प्राचीनतम है ये आपको देखना है। ए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सी तटीय मैदान और डी प्रायद्वीपीय भारत। आपके पास 30 सेकेंड है। तीस सेकेंड है आपके पास। सही उत्तर है 38 का डी, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है ना, ये सबसे प्राचीनतम है निर्माण के हिसाब से, सबसे पहले निर्माण हुआ था प्रायद्वीपीय पठार का, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ये। ठीक है ना, हिमालय तैथिस सागर का, प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा। ठीक है, हमारा मरुस्थल जो राजस्थान का है वो भी तैथिस सागर का। क्वेश्चन नंबर 39, 8 का उत्तर डी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किसी शिवालिक के जलोढ़ पंख की उपमा दी जाती है? ए तराई प्रदेश, बी भाबर प्रदेश, सी खादर प्रदेश और डी बांगड़ प्रदेश। इसमें से किसको शिवालिक के जलोढ़ पंख की उपमा दी जाती है? आपके पास 30 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर है बी, भाबर प्रदेश को शिवालिक के जलोढ़ पंख की उपमा दी जाती है। जब हम उत्तर का विशाल मैदान पढ़ते हैं तो हम ये चारों पढ़ते हैं, भाबर, तराई, खादर और बांगड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में है अब हम। 40 में निम्न में से गलत कथन है। ए, न्यूमूर द्वीप श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। न्यूमूर एवं श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। बी, पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट अधिक चौड़ा है। सी, जोजिला दर्रे से होकर जवाहर सुरंग निकाली गई है। और डी, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब इन 4 में से कौन सा कथन गलत है ये आपको चुनना है। आपके पास 1 मिनट है।
माय आंसर में लिख लीजिए अपना आंसर। ये अंतिम क्वेश्चन है। टेस्ट की पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल जो है जय हिंद जीत, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसका सही उत्तर है सी। ठीक है, जो जवाहर सुरंग है वह जोजिला दर्रे से नहीं निकाली गई है, बनिहाल दर्रे से निकाली गई। बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। जो जवाहर सुरंग यानी जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। ठीक है, जोजिला दर्रे से होकर नहीं गुजरती है। और जो बनिहाल दर्रा है वह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है, ये फैक्ट याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेस्ट आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। शुक्रिया, जय हिंद।